हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखूटिया एक बार आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज हम लोग सॉल्यूशंस के अंदर में वेपर प्रेशर की बात करने वाले हैं। इससे एसोसिएटेड लॉ है जिसे हम राउल्ट्स लॉ बोलते हैं, राउल्ट का नियम बोलते हैं। इसके बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो वेपर प्रेशर है इसके बारे में पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। देखिए, पार्शियल प्रेशर होता है, एक लिक्विड है, उसके ऊपर कोई गैस अवेलेबल है, तो उसके द्वारा लगाया जाने वाला दाब, लगाए जाने वाले प्रेशर को अपन पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। यही हुआ ना, एक गैस होती है तो पार्शियल, दो गैस होगी तो भी पार्शियल, सिर्फ एक ही गैस है तो पार्शियल प्रेशर बोलो या टोटल प्रेशर बोलो, एक ही बात है, राइट। वो तो हो गया जब आपने क्या किया है, एक लिक्विड के ऊपर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या Cl2 कुछ आपने उसके अंदर में डाल दिया, वो तो हो गया पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, तो वेपर प्रेशर का मतलब है, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, द प्रेशर exerted by vapors of liquid on the top surface of liquid is known as वेपर प्रेशर। देखिए, बहुत ही अलग बात है, बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट है। आप एक बार इसको ढंग से समझिए, दोनों में फर्क है। पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर सेम नहीं होता है, पहले इस चीज को समझिए। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक मिनट, देखो यहां पे आपने कोई लिक्विड इसके अंदर में फिल कर दिया। अब पहले इसका मतलब समझेंगे तो ही अपन लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बॉटल यहां ऊपर से बंद कर दी गई। अब अपन क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं। तो देखो, हीट करोगे तो थोड़ी वेपर्स बनेंगी क्या, पहले तो ये बताओ, बनेंगी, लेकिन ठंडी हो जाएंगी और वापस से क्या हो जाएंगी, कंडेंस होके नीचे आ जाएंगे। फिर थोड़ी वेपर्स बनेंगी, फिर कंडेंस होंगी, फिर नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप देखो, मेरी बात सुनो, अभी मान लेते हैं ये पानी है। आपने कहा मैंने इस पानी को गर्म किया और इसको कन्वर्ट कर दिया वेपर के अंदर में, राइट। ये कब हुआ, जब हीटिंग हुई। वेपर्स कहां गई, इस खाली जगह में गई ना वेपर्स, तो है ना। वेपर्स बनाने के लिए अपन इस तरह से बना देते हैं वेपर्स को। सिंस आप देखो यहां पर पानी का कलर और वेपर, इन दोनों को मैं सेम कलर वाले चॉक से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका एक ही मतलब है कि ये दोनों एक ही सब्सटेंस की है, अलग अलग सब्सटेंस की नहीं है। आपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा होगा कि जब अपन हेनरी की बात कर रहे थे, तो हेनरी में आप लोगों ने यहाँ पर एक्सटर्नल गैस ऐड की थी। यहाँ पे एक्सटर्नल ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो वेपर्स बनानी है। वेपर्स किसकी, वेपर्स ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की वेपर होनी चाहिए, दूसरी किसी की वेपर नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आया क्या, वेपर बनी। अब लेकिन इस खाली जगह पे तो हीटिंग नहीं हो रही ना, तो इस खाली जगह पे जब हीटिंग नहीं हो रही है तो ये जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, पहले तो ये बताओ। मतलब थोड़ी सी वेपर्स बनी, फिर ठंडी हो गई, ठंडी हो गई वापस लिक्विड में गई, फिर। लेकिन आप कंटिन्यूअसली हीटिंग करते जा रहे हो, है ना। हीट को क्या करना है, हीटिंग ज्यादा करनी है, मोर हीटिंग करते जा रहे हो, है ना। तो मोर हीटिंग करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर ज्यादा वेपर्स बनेंगी, ठीक है। लेकिन सारी की सारी तो कंडेंस नहीं हो सकती ना, लेकिन कुछ तो होंगी ना, ये तो पक्की बात है ना, कुछ तो होगी। भाई आपने पानी को गर्म किया,
थोड़ी कंडेंस हो गई, संघनित हो गई, थोड़ी वेपर के फॉर्म में रह गई, फिर थोड़ी कंडेंस हो गई, थोड़ी वेपर के फॉर्म में रह गई। तो एक स्थिति ऐसी बन जाएगी क्या, जब एक स्थिति ऐसी कुछ बन जाएगी क्या, पहले तो ये बताइए कि जितना भी वाटर लिक्विड होगा, जितना गैस में कन्वर्ट होगा उतना का उतना ही वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ढंग से सुनना, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ ये टाइम t इज इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन नहीं है। जब आपने शुरू ही किया था तब वेपर्स थी कितनी, ना के बराबर। लेकिन धीरे 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 जब आप हीटिंग करते गए करते गए करते गए, तो एक टाइम के बाद आपने नोटिस किया कि यहां पर गैसेस, यहां पर वेपर्स परमानेंट हो गई हैं, यहां पर वेपर्स परमानेंट हो गई हैं। ये वेपर्स अब कम नहीं हो रही है, जबकि रियलिटी में तो हो रही है, कुछ गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं। लेकिन याद रखो उसी टाइम पे थोड़ा सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो गैस की क्वांटिटी बदली क्या, नहीं बदली ना। गैस जितना था उतना का उतना ही। क्यों, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उतना का उतना ही लिक्विड भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बताओ इतनी बात हमको समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना, राइट। तो इसका मतलब ये गैस की क्वांटिटी लगभग कैसी हो गई, फिक्स। तो वेपर्स या गैसेस अवेलेबल हो गई इसके ऊपर में। तो अब देखो, अब इसका क्या है, अब इस डेफिनेशन को पूरी कंप्लीट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, किस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, द्रव की वाष्प द्वारा, द्रव की वाष्प द्वारा लगाया जाने वाला वह दाब, लगाया जाने वाला वह दाब जो किसके ऊपर लगता है, लिक्विड की टॉप सरफेस पे लगता है। मतलब ये दाब कहां पे लगेगा वास्तविकता में, बस ये दाब जो है ना वो इसकी टॉप सरफेस पे ही लगेगा और कहीं नहीं लग सकता। किसकी टॉप सरफेस पे, लिक्विड की टॉप सरफेस पे लगता है। आया समझ में। लेकिन इसमें कंडीशन जोड़ लीजिए, एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस। मतलब हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे कब, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। अदरवाइज वेपर्स की क्वांटिटी तो कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, वेपर्स ही कम ज्यादा हो गई तो उसके द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर भी तो कम ज्यादा हो सकता है ना। तो इसलिए वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन कब करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर वाष्प दाब, द्रव की वाष्प द्वारा लगाया जाने वाला वह वाष्प दाब है या वह दाब है जो इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर कैलकुलेट किया जाता है। और ये दाब लगता किस पर है, द्रव की सबसे ऊपरी सतह पर लगाया जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। बताइए डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई, डेफिनेशन वाइज काम कंप्लीट, वेपर प्रेशर क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अपन लोग डिस्कस करते हैं दो केसेस जहां पे एक, अच्छा चलो एक काम करते हैं, वेपर प्रेशर के कुछ फैक्टर्स भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि अपन को समझ में आ जाए कि जो वेपर प्रेशर है ये किस किस पर डिपेंड करेगा। ये चीज हटा दो मेरे को, है ना। देखो बच्चों, अब अपन फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वेपर प्रेशर को, VP स्टैंड्स फॉर वेपर प्रेशर, है ना, जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखो यहां पर लिक्विड लेना जरूरी है, क्यों, क्योंकि लिक्विड से ही तो वेपर्स बनती है। तो एक बात बताओ, अगर जो लिक्विड है वो ज्यादा वाष्पशील होगा, ज्यादा वाष्पशील होगा तो ज्यादा वाष्प में परिवर्तित होगा, और ज्यादा वाष्प बनेगी तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब मोर वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, मोर वॉलेटाइल लिक्विड, तो फाइनली क्या लिख दूं, मोर वेपर्स बनेंगे, और जितनी ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, है ना। तो ये चीज अपन को क्लियर हो गया, द्रव की वाष्पशीलता ज्यादा तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा। क्लियर। दूसरा फैक्टर देखो, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अब यार देखो, इस टेम्परेचर को प्रॉपरली डिस्कस करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। देखो क्या काम ये कर सकते हैं कि वाष्प बना रहे हैं, लिक्विड की वाष्प बना रहे हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन होता है बॉइलिंग पॉइंट पर,
हाँ या ना? तो हम जो टेम्परेचर डिस्कस कर लेते हैं वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। देखो, अगर अब आपसे पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो कई सारे बच्चों का जवाब होगा ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जिसपे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे अपन लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन सरासर गलत है, ये डेफिनेशन सही नहीं है। 8th 9th में आप लोग ये स्टोरी चला सकते हैं, लेकिन 12th क्लास में इस टॉपिक को पर्टिकुलरली समझने के लिए आप ये स्टोरी काम नहीं कर सकती, ये थ्योरी काम नहीं कर सकती। तो देखो कैसे, बॉइलिंग पॉइंट की क्या कंडीशन है वो एक बार आप देखो। टेम्परेचर की क्या कंडीशन है, टेम्परेचर है यहां पर, तो मैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख रहा हूं, द टेम्परेचर at which vapor pressure is equal to the external atmospheric pressure is known as boiling point। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि जब आप द्रव को गर्म करना शुरू करते हो तो इमीडिएटली तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलता ना, द्रव धीरे धीरे गर्म होता है और वाष्प बनाना शुरू करता है। तो वाष्प के द्वारा लगाया जाने वाला दाब यदि बाह्य दाब के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा उस टेम्परेचर को अपन लोग क्या बोल देते हैं यहां पर, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं आपको, जैसे मैंने इसके लिए रूल बनाया ना नेचर ऑफ द लिक्विड के लिए, वैसे ही मैं इसकी भी ट्रिक बता देता हूं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, अब इस टेम्परेचर की बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ गई। एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। एक हम लोगों ने बर्तन लिया, इस बर्तन के अंदर में हम लोगों ने पानी भर लिया। यहां सामान्यतया एटमॉस्फेयर का दाब कितना होता है, बाहर कितना दाब है 180। तो जब आप इसे अब गर्म करना शुरू करेंगे और यहां पर एक प्लेट रख दीजिए ऊपर, एक प्लेट रख दो ऊपर की तरफ, है ना, ठीक है। अब आप इसे गर्म करना शुरू करो, धीरे धीरे वेपर्स बनती जाएंगी, वेपर्स बनती जाएंगी तो वेपर का प्रेशर भी आता जाएगा। यस और नो, वेपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब यह वेपर का प्रेशर बढ़ के, ढंग से मेरी बात समझना, जब यह वेपर का प्रेशर बढ़ के 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो गया, बराबर। तो इसका मतलब जो वेपर्स यहां पर हैं वो धीरे धीरे इस प्लेट को क्या करेंगे, प्लेट को ऐसा ऊपर की तरफ उठा देंगे। आप देखते हो ना पानी को जब गर्म करते हो तो प्लेट ऐसा डांस करने लग जाती है, प्लेट ऐसा ऊपर नीचे हिलने लग जाती है। तो वो ऊपर नीचे हिलने से जस्ट पहले की कंडीशन बता रहा हूं कि वो प्लेट हल्की सी ऊपर होती है और यहां से वेपर्स बाहर निकलना शुरू होती है। तो बाहर लिक्विड जो है वो बाहर जाना शुरू कर रहा है। लिक्विड बाहर तो तभी जा सकता है ना जब वो परफेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया हो। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका मतलब वो बॉइल हो गया तभी तो वाष्प के रूप में बाहर जा रहा है ना, राइट। तो वेपर प्रेशर देखो, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टेम्परेचर को अपन क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, मैं आपके सामने एक यहाँ पे कर्व बनाता हूं जिससे आपको ये चीज समझ में आए। कर्व है ये, यहां पे आप लिख दीजिए वेपर प्रेशर, यहां पे आप लिख दीजिए टेम्परेचर, ठीक। अब आप देखिए, मैंने आपको कहा कि टेम्परेचर बढ़ाते जाइए वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है, राइट। तो देखिए ये कर्व कुछ ऐसा चलता है, टेम्परेचर बढ़ाते जाइए वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक। अब देखो एक टेम्परेचर तो ऐसा होता होगा ना, या एक जगह तो ऐसा होता होगा ना जहां पे वेपर प्रेशर का वैल्यू 1 atm हो जाता है। 1 atm ही होता है कॉमनली अपना आउट एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, 1 atm के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर को ही अपन लोग क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं, राइट। अब देखो इस वेपर प्रेशर का फर्क क्या है। वेपर प्रेशर का फर्क ये है, हम लोगों ने भी पढ़ा है, हम लोग जानते भी हैं इस बात को, लेकिन आज उसका रीजन को समझने की कोशिश करेंगे।
मैं आप लोगों के सामने 3 लोकेशंस ले रहा हूं। पहली लोकेशन है मेरे सामने शिमला, दूसरी लोकेशन है दिल्ली, और एक और लोकेशन ले लेते हैं गोवा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है ना बच्चों? अपन लोगों को टॉपिक सीखना है तो गोवा में घूमने नहीं जाना है और शिमला की वादियों में गायब नहीं होना है। कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं एक बार। देखो, एक बार ग्राफ बना रहा हूं वापस से, और इस ग्राफ को अपन लोग थोड़ा डिटेल में समझें तो अपन लोगों के सब के लिए फायदेमंद रहेगा। यहां पर ये ग्राफ तो ऐसे ही चल रहा है। यहां पे हो गया वेपर प्रेशर, यहां पर हो गया टेम्परेचर, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, शिमला में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? वेपर प्रेशर को गोली मारो एक बार। शिमला में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? शिमला इज लाइक हिल स्टेशन। हिल स्टेशन पर वेपर का प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ये चीज अपन लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर में, पदार्थ की अवस्थाओं में ये चीज पढ़ चुके हैं। नहीं तो अभी इस टॉपिक में आपको इसको याद रखना होगा कि जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। प्रेशर कम तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो कम हुआ। तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां है? 1 atm है, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 atm है। यहां मैं बोल देता हूं P एक्सटर्नल इज नियरली इक्वल टू 1 atm। ये लोकेशन होगी किसकी? वैसे ये लोकेशन होगी हमारे लिए दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली में एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm के आसपास होता है क्योंकि वो प्लेनर सरफेस है, प्लेनर एरिया है। लेकिन शिमला कैसा है? हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन पे एक्सटर्नल प्रेशर 1 से ज्यादा होता है कि 1 से कम होता है? कम होता है। हिल स्टेशन पे प्रेशर कम होता है, और यही वजह, याद रखने का ट्रिक देख लो ना, जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं आपको सांस लेने में तकलीफ होती है ना, क्योंकि एयर अब वहां पर अवेलेबल ही नहीं है, एयर कम हो गई है। एयर कम होने का मतलब एयर का प्रेशर कम हो गया है, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक दूसरा कर्व और बनाते हैं। यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm से कम होगा, ठीक है। एक कर्व और बनाएंगे अभी हम लोग यहां पर, है ना। एक लोकेशन और मार्क करेंगे यहां पर, जो अपन को क्या बताएगा? ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो सही कर लेता है। अब ठीक है, यहां पर P एक्सटर्नल क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। ये लोकेशन हो जाएगी गोवा की, ये लोकेशन हो जाएगी शिमला की। अब देखिए, ये वाली कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 1 atm, वो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट, पानी की ये बात करें तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट। अब देखो, जब अपन दिल्ली वाले कॉन्टेक्स्ट में बात कर चुके हैं तो अब शिमला और गोवा के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं ताकि चीजें समझ में आए। देखो, हमको ये तो पता चल गया कि यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? 1 से कम है, और गोवा में एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि सी लेवल पर, समुद्र तल के पास सबसे ज्यादा प्रेशर होता है एयर का, और जैसे जैसे हाइट्स पे जाते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है, राइट। ठीक है, तो अब देखो, एक्सटर्नल प्रेशर ही कम है तो वेपर प्रेशर भी कम ही रहेगा। आप इसको ऐसा समझना, एक्सटर्नल प्रेशर ही कम है तो जब अपन गर्म करेंगे तो जो वेपर्स बनेंगे उसका प्रेशर कम वेपर प्रेशर पे ही क्या हो जाएगा? यहां पर ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। और हम सब जानते हैं जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट मिल जाता है। तो बताओ, पहले बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा था 100 डिग्री पे, अब बॉइलिंग पॉइंट उससे कम पे ही मिलेगा ना। इसको बोल दो T1, इसको बोल दो T2, इसको बोल दो T3। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। अब सोचो जरा,
आपने शिमला में जाके पानी गर्म किया, इसको ऐसा समझो, खाना बनाना है आपको, ऐसा मान लो एक एग्जांपल के लिए कि खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए या किसी एक्स पर्पस के लिए या वाई पर्पस के लिए आपको पानी गर्म करना है, तो बताओ पानी जल्दी गर्म होगा या लेट गर्म होगा? वेपर्स बनने में टाइम तो लगता है ना। यहाँ पे वेपर्स ज्यादा बनानी है कि कम बनानी है? कम, क्योंकि वेपर प्रेशर कम ही रखना है, कम वेपर प्रेशर ही एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, यस और नो? तो वेपर प्रेशर कम, पी एक्सटर्नल भी कम, तो जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट मिल जाता है। मतलब हो सकता है यहां पर क्या होगा, यहां पर 99 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉईल हो जाता हो, कम टेम्परेचर पे ही वाटर बॉईल हो जाता हो। तो कम टेम्परेचर पे वाटर बॉईल हो जाता है, तो यहां पर खाना बनाने वाला टाइम क्या होता है, कम हो जाता है। जल्दी बॉईल हो गया तो काम जल्दी हो गया ना, इसको ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इधर देखो पी एक्सटर्नल ज्यादा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर भी ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब हमें बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बढ़ जाएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो देखो इससे मैं रिलेट कर रहा हूं, यहां टेम्परेचर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, यहां पर भी यही चीज निकल के आ रही है, राइट? अब जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो मान लो यहाँ पे गोवा में क्या हो जाएगा, मान लो वो 101 डिग्री होगा, 101 डिग्री होगा, तो इसका मतलब पानी जब ज्यादा टेम्परेचर में गर्म होगा तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पर कुकिंग टाइम क्या होगा, ज्यादा आने वाला है। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके का डिस्कशन जो है वो अपन लोग को, ये रियल लाइफ से चीज जुड़ी हुई एलिमेंट्स हैं जो अपन को पता होने चाहिए। ठीक है, अब अपन वेपर प्रेशर को और जानने की कोशिश करते हैं कि वेपर प्रेशर किस तरह से देखा जा सकता है। देखो अपन लोगों ने एक चीज तो देखी, अभी अभी एक पॉइंट पढ़ा था कि वेपर्स जो है, ढंग से समझिए, वेपर्स जो है केवल वो ही ज्यादा बना सकता है, वो ही लिक्विड ज्यादा बना सकता है जो ज्यादा वाष्पशील है। तो देखो जैसे जैसे अपन लोग बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं तो अब अपन लोग थोड़े टफ लेवल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो अब देखो मैं वेपर प्रेशर डिस्कस करना चाहता हूं फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। मतलब सॉल्यूशन बनाया मैंने अभी, उसमें दो चीजें हैं, लिक्विड लिक्विड, और दोनों ही कैसे हैं, वॉलेटाइल है, दोनों ही वाष्पशील हैं, दोनों ही वाष्पशील है। मतलब मेरे पास में दो बर्तन है, इसको ऐसा मान लो, देखो यहां पे कोई सब्सटेंस है ए, यहां पर कोई सब्सटेंस है बी, दो अलग अलग लिक्विड है ना, तो यहां पर सब्सटेंस है बी, और दोनों ही कैसे हैं, वाष्पशील है, दोनों ही जल्दी से वाष्प में परिवर्तित हो सकते हैं। क्लियर? अब जल्दी से वाष्प में परिवर्तित हो सकते हैं तो यहां पर वाष्प बन जाएगी क्या जल्दी से, राइट? यहां पर देखो, यहां पर भी वाष्प बन जाएगी, जल्दी से, राइट? अब देखो यहां पर जो वाष्प बनी उसका कोई ना कोई प्रेशर तो होगा। अब वो प्रेशर मैंने लिख दिया PA, लेकिन एक बात बताओ, इसमें सिर्फ ए ही तो है ना, और तो कुछ है ही नहीं ना, एक ही टाइप का तो है, तो मैं इसको लिख देता हूं PA नॉट। अभी समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इसका। और इसी तरह से जब मैं यहां पे बात करता हूं तो PB नॉट, लेकिन मेरे को क्या करना है, PA को और PB को, मतलब A सोल्यूशन को और B को अलग अलग नहीं रखना है, इन दोनों को क्या कर देना है, मिक्स कर देना है, इन दोनों को मिला देना है। मिला के क्या बनेगा, एक सोल्यूशन बनेगा। वो सोल्यूशन क्या है वो देखो, अब आप वो सोल्यूशन क्या है, देखो यहां पर आपने क्या किया, A और B को मिला दिया, दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स हो गए। अब यहां पर इसको गर्म किया, पहले देखो सबसे पहले इसको भी गर्म नहीं किया था, इसको भी गर्म नहीं किया, गर्म किया उसके बाद वेपर्स बनी, यहां पे भी गर्म किया उसके बाद वेपर्स बनी, ऊपर से ये बन गया है ना।
ऊपर से ये भी बंद है। ठीक है, अब आप इधर देखो, जब आपने इसको हीट किया तो यहां पर क्या होगा, वेपर्स बनना शुरू होंगी। ये वेपर्स मान लेते हैं ए की वेपर्स होंगी, ठीक है, और ऐसे ही बी की वेपर्स भी हो सकती है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो इसका मतलब यहां पर जो वेपर का प्रेशर होगा वो क्या होगा, ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर। अब आप ये बोल रहे हो कि सर यहां पे तो वो नॉट नॉट नहीं लगाया। नॉट नॉट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पर क्या सिर्फ ए का ही वेपर प्रेशर है क्या, नहीं। यहां पर क्या सिर्फ बी का ही वेपर प्रेशर है क्या, नहीं, दोनों का है ना। तो देखो यहां पे ए प्लस बी दोनों आपने यहां पर मिक्स कर दिया। अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताता हूं, फिर उसके बाद अपन लोग यहां पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। टर्मिनोलॉजी है पी ए नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। हम लोग अपना कन्वेंशन वही फॉलो कर रहे हैं कि ए मतलब है सॉल्वेंट और बी मतलब है सॉल्यूट। ठीक है, चलिए इधर देखो, पीबी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट बी। दोनों लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जिसकी क्वांटिटी कम उसे सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसे सॉल्वेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। पी ए क्या है, अब देखो मैंने आपको अभी क्या बोला, यहां पर सिर्फ क्या ए का ही वेपर्स है क्या, नहीं, बी की भी वेपर्स है। तो वेपर्स का ही प्रेशर है इसलिए वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर ये जो ए है या पी ए है ये क्या है, ये आप ढंग से देखिए। अब मैं थोड़ा सा नाम बदल रहा हूं, यहां पर नाम बदल के लिख दिया पार्शियल वेपर प्रेशर। आप इस चीज को समझिए कि ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, सिर्फ एक की ही वेपर्स थोड़ी है कि एक ही वेपर्स है या बी की वेपर्स है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है वेपर स्टेट में। तो ये क्या हो जाना चाहिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए। पीबी यहां क्या करोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बी। टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई अपन लोगों को। अब कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जब हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बना ले और दोनों ही कैसे हो जाए, उसमें वॉलेटाइल हो जाए, ठीक है, तो यहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा, मुझे कौन सा वेपर प्रेशर चाहिए, इस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए। पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैं पी टोटल बोल देता हूं ना, कि भाई टोटल वेपर प्रेशर बताओ भाई, यहां पे लिख देता हूं। पी टोटल का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर। अब देखो पी टोटल क्या होगा, ए का और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है बस इन दोनों को जोड़ दो तो वही तो टोटल प्रेशर के बराबर होगा ना, हाँ या ना। अब देखो अपन लोगों का एक रूल है, रूल क्या है, ये वेपर प्रेशर को बहुत बेटर तरीके से कौन डिस्कस कर सकता है, वेपर प्रेशर को बहुत बेटर तरीके से एक रूल से डिस्कस किया जा सकता है। अभी तक अपन ने वेपर प्रेशर का मतलब सीखा था, इसको डिस्कस किया जा सकता है एक रूल से जिसका नाम है राउल्स लॉ। जिसका नाम क्या है, राउल्स लॉ। अब अपन इसके बारे में भी बात करते हैं, है ना। अब देखो इसके बारे में बात क्या है, इसका ये इसी चीज के साथ में अपन पढ़ लेते हैं यहीं पर ही, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। राउल्स लॉ क्या है, पहले अपन एक बार इसको देख लेते हैं क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। उसके बाद उस मैथमेटिक्स पे जाते हैं अपन लोग, इस राउल्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट के बाद देखते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मुझे चाहिए क्या, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को अब समझना कैसे पड़ेगा, राउल्स लॉ से समझना पड़ेगा, ठीक है। ये ऊपर के डायग्राम अपन को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो अब अपन डायग्राम्स को हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो राउल्स लॉ क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। राउल्स लॉ आप कोई भी स्थिति पढ़ लेना या कोई भी स्थिति पढ़ लो। मैंने कहा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, मैं बोलता हूं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, मैं बोलता हूं गैस लिक्विड सॉल्यूशन, कोई सा भी पढ़ लो, हमेशा और हमेशा राउल्स लॉ उसमें अप्लाई होगा अगर वेपर प्रेशर बनेगा तो, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा तो।
तो देखो क्या बोलता है, देखो जब हमने एक पूरा सोल्यूशन बना लिया तो उसमें दो चीजें अवेलेबल है, एक ए और एक बी। ठीक है, दोनों अभी किस स्टेट में अवेलेबल है, लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। किसका वेपर प्रेशर, लिक्विड की जो वेपर बन गई उसी से तो वेपर प्रेशर लगता है ना। तो द्रव से बनी वाष्प की, द्रव से बनी वाष्प का वाष्प दाब, हमसे समझिए, वेपर ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड की वेपर बन रही है और उससे जो प्रेशर लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो ये जो वेपर प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन द सॉल्यूशन। अब जैसे एक बात करो और आप चाहो तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो, यहां पे लिख लो पार्शियल वेपर प्रेशर। पीए का मतलब पार्शियली तो है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक्स ए क्या मतलब, ए जो लिक्विड फॉर्म में है, ए जो लिक्विड फॉर्म में था सॉल्यूशन में, उसकी वेपर प्रेशर्स के, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको अपन देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं, पीए इज इक्वल्स टू पीए नॉट एक्स ए। इसको ही राउल्स लॉ बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, राउल्स लॉ बोलते हैं। बस ये चीज अपन को ध्यान रखें। अब तुम बोलो सर ऐसा जैसा पीए के लिए लिखा है वैसे पीबी के लिए भी तो लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। देखो पीबी के लिए क्या लिखोगे, पीबी इज इक्वल्स टू पीबी नॉट एक्स बी। अब मैं तुम्हारे डाउट खत्म कर देता हूं एक बार कि ये कैसे लिखा आप लोगों ने, मतलब ये सही भी है कि नहीं। अपन मान लो इसको फॉलो करते जाए, मैथमेटिक्स पढ़ते जाए, अपन को समझ में तो आना चाहिए ना ये सही है कि नहीं है यार। तो देखो एक्स ए का वैल्यू 1 रख दो, एक्स ए का वैल्यू 1 रखने का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन में सिर्फ ए ही है और कुछ नहीं है, हाँ या ना। तो अभी अपन ने एक ऐसी बॉटल बनाई थी कि जिसमें सिर्फ ए ही रखा हुआ था, तो उस समय पर ए की बॉटल का प्रेशर कितना था, यही था ना, पी ए नॉट, राइट। तो अभी देखो पी ए नॉट इज इक्वल्स टू पी ए। जब आप इसका वैल्यू 1 रखते हो तो जो हमारे पास प्रेशर आने वाला है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए नॉट के। और जब एक ही गैस है तो पार्शियल वेपर प्रेशर बोलो या टोटल वेपर प्रेशर बोलो, बात तो एक ही आई ना। ठीक है, इसी तरह से इधर देखो कि अगर सिर्फ बी वाली बॉटल है हमारे पास, उसमें सिर्फ बी रखा हुआ है और कुछ नहीं है, तो एक्स बी का वैल्यू हो जाएगा 1। एक्स बी का वैल्यू 1 हो जाएगा तो पीबी इज इक्वल्स टू पीबी नॉट, यस और नो, पीबी इज इक्वल्स टू पीबी नॉट। पीबी नॉट हो गया तो ये तो वही हो गया ना कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि यहां पे तो बी के अलावा और कुछ है ही नहीं ना। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने सोल्यूशन बना दिया, और जब सोल्यूशन बना दिया तो इसका मतलब अब यहां पे पार्शियल वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ गया। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखो पीए की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, पीए नॉट एक्स ए, और इधर लिख दूंगा पीबी नॉट एक्स बी, लिख सकते हैं, राइट। अब देखो अब मेरे पास में क्या है, मेरे पास में इस सोल्यूशन में बस दो ही चीजें अवेलेबल हैं, एक तो ए और एक बी। मतलब ये किस टाइप का सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन। पढ़ा था अपन लोगों ने ऑलरेडी, ये बाइनरी सोल्यूशन था। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स बी की जगह पर, एक्स बी की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए। आगे बढ़ो, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट माइनस पीबी नॉट एक्स ए। तो देखो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, पीबी नॉट प्लस पी ए नॉट
माइनस पी बी नॉट एक्स। ये हो गया आपका फॉर्मूला। आपको जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना था उसका फॉर्मूला अपने पास निकल के आ गया है। क्लियर? देखो पी ए नॉट पी बी नॉट ये तो प्योर सॉल्यूशंस की जो कंडीशंस है ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन होंगी, हमेशा ये दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है किस रेशो में आपने मिक्स किया है, कितने मोल्स ए के हैं कितने मोल्स बी के हैं, क्योंकि आपको एक्स ए कैलकुलेट करना है। राइट? जैसे आपने एक्स ए के टर्म्स में लिखा है, आप चाहते तो इसको भी तो चेंज कर सकते थे ना, तो दूसरा फॉर्मूला बन जाता। राइट? ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है जो राउल्स ने अपन को डेवलप करके बताया था, है ना, वो तरीका ये था कि मान लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो तब अपन कैसे करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आ जाएगा तो कैसे करेंगे वो एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया कैसे जाता है। तो देखो सबसे पहले बनाने का तरीका देखो, जब तक ये अपन को समझ में नहीं आएगा तब तक अपन लोग इसको आगे कंटिन्यू इस टॉपिक को नहीं बढ़ा पाएंगे। देखो मान लो ए ज्यादा है, ए ज्यादा वाष्पशील है, तो जो ज्यादा वाष्पशील होता है उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि ए ज्यादा वाष्पशील है, तो यहां लिख देता हूं मैं कि ए का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा है। अगर ए का ज्यादा है तो बी का कम होना चाहिए। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ रही है स्केल, कि ए को ऊपर रखा और बी को थोड़ा नीचे की तरफ रखा है। अब यहां पे पी बी नॉट लिखा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पे बी तो होना चाहिए ना, ए तो होना ही नहीं चाहिए। तो एक्स ए इज इक्वल्स टू 0। और यहां पे पी ए नॉट लिखा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स ए का वैल्यू 1 और एक्स बी का वैल्यू 0। पक्का? अब जैसे जैसे मैं इधर जाता जा रहा हूं वैसे वैसे देखो यहां पे ए 100% है और यहां पे ए 0% है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, इधर देखो यहां पर बी 0 है, लेकिन जैसे जैसे इधर बढ़ रहा हूं तो बी का क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है। क्या मतलब? सॉल्यूट मिक्स करते जा रहे हो क्या? तो इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रेशर है वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब जैसे जैसे आप सॉल्यूट मिक्स करते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और ए का प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब आप इस पॉइंट पे आ जाओगे। तो ऑब्वियसली एक्स ए का वैल्यू तो 0 ही है। ये क्या चीज का, ये कौन सा कर्व है? ये कर्व है पी ए का कर्व। अभी तो पढ़ा है, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए। एक्स ए का वैल्यू 0 तो पी ए का वैल्यू 0, प्रेशर 0। सिमिलरली जब अपन इस पॉइंट से शुरू करेंगे, है ना, अब इससे इधर जाना, यहां पर बी का वैल्यू 100%, लेकिन जब इधर जाते हो तो बी कम होता जाता है और एक पॉइंट आ जाता है जब बिल्कुल 0 हो जाता है ना। तो इस टाइम पे क्या होगा? कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां पर क्या फॉर्मूला हो गया? एक्स बी का वैल्यू 0 तो पी बी का वैल्यू भी 0। क्लियर? ये दोनों कर्व समझ में आ गए और ये हो गया हमारा पी बी का कर्व। क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अपन को ये नहीं चाहिए पी ए पी बी नहीं चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए पी टोटल। ये कैसे कैलकुलेट करूंगा? इस ग्राफ से। तो देखो इस ग्राफ से कैलकुलेशन का क्या तरीका है? इस ग्राफ से कैलकुलेशन का तरीका है ये जो लाइन आपने बनाई है, ये लाइन पी टोटल के कर्व को समझाती है। बोले कैसे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अपन को। इसको ये किसने दिया था? ये किसने बताया था अपन को? अब इसको पूरा बंद कर दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये किसने बताया था अपन लोगों को? ये बताया था राउल्स ने। ये ग्राफ किसका दिया हुआ है? राउल्स का दिया हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स तो अपन को समझ में आ गई, अब ग्राफ से सीख लेते हैं एक बार। देखो मान लेता हूं मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करना चाहता हूं।
ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, देखो एक्स ए इज इक्वल्स टू 4/5 और एक्स बी इज इक्वल्स टू 1/5, ये कंडीशन है। मतलब 80% अभी भी ए है, 20% अभी भी मेरे पास क्या है, बी है। इस पॉइंट से ऐसा ऊपर चलते जाओ, जब इस पॉइंट से ऐसा ऊपर जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे और इस बिंदु पे पहुंच जाओगे, यही तो आपका पी टोटल है ना। ये वेपर प्रेशर का स्केल है, यहां से आपने इसका वैल्यू नोट कर लिया और यही इसका आंसर हो गया, यही तो हुआ। तो अब बोले ये हुआ कैसे, ये इसलिए हुआ कि देखो यहां से यहां तक, एक मिनट, पी टोटल का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो, पी टोटल का मतलब होता है पी ए प्लस पी बी, यही तो होता है। पी ए क्या है, ये रहा, इस पर्टिकुलर बिंदु पे पी ए का वैल्यू कितना होगा, इतना ही होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पी बी का वैल्यू कितना होगा, इतना ही होगा। तो देखो पी ए में ये वाला पार्ट जोड़ दो, ये वाला पार्ट जोड़ोगे तभी तो आंसर आएगा। ये वाला पार्ट कहां है, ये आ गया, बात समझ में पक्का। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसने दिया था, राउल्स ने दिया था। अब देखो यार, एक पॉइंट है जो मेरे दिमाग में और आता है, वो ये है, सर आप कैसे श्योर हो के हर बार बोल सकते हो कि ए का ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बी का भी तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो सकता है ना। तो देखो इसको एक और ग्राफ बनाया जा सकता है। अब की बार क्या ज्यादा कर दो, पी बी ज्यादा कर दो, और क्या कम कर दो, पी ए नॉट कम कर दो। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसको आप हायर साइड पे लिख दो, जिसका वेपर प्रेशर कम है उसको आप लोअर साइड पे लिख दो। यहाँ पे क्या आता है वेपर प्रेशर। ठीक, अब देखो रूल तो वापस से वही है, ये सारी लाइंस आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, एक्स ए इज इक्वल्स टू 0। इधर देखो एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, एक्स बी इज इक्वल्स टू 0, यही तो होगा। तो आप देखो ठीक है, ये एक लाइन हो गई। और दूसरा देखो, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, ये हो जाएगा अपना पी ए वाला कर्व, ये हो जाएगा अपना पी बी वाला कर्व। भाई जो बी से शुरू होता है वो पी बी वाला कर्व, जो ए से शुरू होता है वो ए वाला कर्व। फाइनल रिजल्ट, ये रहा फाइनल रिजल्ट। ये किसका है, पी टोटल का। क्लियर। तो अगर अपन को ग्राफिकल वे में पूछ ले या फिर अपन को न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले, अपन इसको कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, पहले तो ये बताइए। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया, यहां तक आपको समझ में भी आ गया कि किस तरह से वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है, राइट। अब देखो अपन वेपर प्रेशर की ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से डिस्कस करेंगे, वो अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक है। देखा 2 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, देखो एक बार। अब ए और बी का वेपर प्रेशर पता करना है, लेकिन वो वेपर फेज के लिए करना है, लिक्विड फेज के साथ नहीं। हमने यहाँ पे एक्स से एक्स बी जो लिखा था वो किसके मोल फ्रैक्शंस थे, वो लिक्विड के मोल फ्रैक्शंस थे। लेकिन एक बात बताओ, हमने पढ़ा वेपर प्रेशर किस पे बनता है, वेपर प्रेशर बनता है इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब गैस भी तो अवेलेबल होगी ना, मतलब वेपर्स परमानेंटली अवेलेबल होंगी, तभी तो वेपर प्रेशर बना पाएंगे। तो यहाँ पर अपन कौन सा रूल लगाएं, यहाँ पर अपन रूल लगाते हैं according to Dalton's law of partial pressure। बोले डाल्टन की क्या जरूरत पड़ गई, अब तो राउल से काम नहीं चल रहा था क्या। देखो डाल्टन का जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस एलिमेंट्स के लिए ही लगता है, और वेपर क्या है, वेपर भी तो एक तरह से गैस ही है ना, राइट। इसलिए हमको डाल्टन्स का लॉ लगाने की जरूरत है। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है,
द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ a gas is the product of, ये हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर में डेरिवेशन करते हैं इसका, 11th क्लास का टॉपिक है ये वहां से आएगा, इसलिए अपन डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं। मैथमेटिक्स हम लोग अभी नहीं करेंगे, मैथमेटिक्स हम लोग 11th वाले टॉपिक में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ gaseous element and total vapor pressure। क्लियर? मतलब ये क्या बोल रहा है, ये देखो आपको क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए गैस मतलब PA इज इक्वल्स टू, ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, मल्टीप्लाई किस किस चीज का, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कौन सा, गैसियस एलिमेंट का मोल फ्रैक्शन होना चाहिए। भाई गैसेस अवेलेबल है, गैसेस अवेलेबल है, तो मैं अब यहां पर मोल फ्रैक्शंस को y से डिनोट कर रहा हूं। पहले x से डिनोट कर रहे थे, अब y से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर तो अभी अभी अपन ने निकालना सीखा ही है ना, मैथमेटिक्स अपन को आ गई, और डायग्राम दे दे तो डायग्राम से निकाल लोगे। क्लियर? अब देखो इसी तरह से अगर मैं पीबी के लिए कैलकुलेट करना चाहूंगा तो पीबी के लिए भी तो यही आ जाएगा। आगे समझ में, मल्टीप्लिकेशन के साइन की जगह मैं यहां पर डॉट लगा रहा हूं ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पीए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पीए नॉट एक्स से इज इक्वल्स टू वाई ए पी टोटल। क्लियर? इधर देखो पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल्स टू वाई बी पी टोटल। तो अब देखो अपने पास पी टोटल आ जाए, अपने पास पी बी नॉट पता हो, अपन को एक्स बी पता हो, तो अपन वाई बी पता कर सकते हैं। मतलब सॉल्यूट के कितना मोल फ्रैक्शन गैसियस स्टेट में है, मतलब सॉल्वेंट का कितना मोल फ्रैक्शन गैसियस फॉर्म में है, अपन वो भी पता कर सकते हैं क्या। वाई ए और वाई बी है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए इन गैसियस फेज, और यहां क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी इन गैसियस फेज। ये ए और बी अपने नॉमेनक्लेचर के हिसाब से है, मैंने इसीलिए ए को सॉल्वेंट और बी को सॉल्यूट बोला है यहां पर। तो बताइए, ये मैथमेटिक्स के साथ अपन लोग इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चंस होंगे राउल्स लॉ से रिलेटेड। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में क्या है, राउल्स लॉ है। तो राउल्स लॉ से रिलेटेड अपन लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस, अभी राउल्स लॉ पूरा नहीं हुआ है, राउल्स लॉ अभी भी चलेगा, तो राउल्स लॉ को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इसके क्वेश्चंस करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।